हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं साकिब नानी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो बात करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है दिशा का ज्ञान, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और इसी चैप्टर को हम लोग आज डील आउट करेंगे, जिसके पहले दो टाइप्स को हम लोग आज चेक करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, यानी दिशा का ज्ञान, तो इस चैप्टर को कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स की बात करने के बाद हम लोग डायरेक्शन विथ डिस्टेंस की बात करते हैं। इसके बाद डायरेक्शन विथ डिग्री एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। डायरेक्शन विथ डिग्री एंड डिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है आपका शैडो पोजीशनिंग। शैडो पोजीशनिंग के बाद आप एक्सीडेंटल केस पढ़ते हो। और एक्सीडेंटल केस के बाद जो आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें आपका कोडेड डायरेक्शन से क्वेश्चंस होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चंस को आखिरकार हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर भी आज इस सेशन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ जानेंगे कि बेसिक्स क्या है, इसके क्या लेफ़्ट राइट कंडीशंस आते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको अप्रोच में ले सकते हैं, किस तरीके से उसको क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद डायरेक्शन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, डायरेक्शन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इन बेसिक रूल्स को अप्लाई करके। ठीक है, और साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स की। अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि दिशा जो होता है वो कुल 10 प्रकार का दिशा होता है। सुनते होंगे ना कि 10 दिशाओं से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की बात हम करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम 8 ही डायरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा डायरेक्शंस की हम बात नहीं कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की खास ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाई 10 दिशा होते हैं, तो ये 10 दिशा होते कौन से हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आखिरकार ये 10 कौन से दिशा होते हैं? तो ये 8 डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं। तो जब हम राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं तो दायां और बायां ये कुल मिलाकर के 8 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 10 डायरेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये 8 दिशा हैं। उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट करके 2 और दिशा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव टर्न्स की। किसकी बात करते हैं? कंसेक्यूटिव टर्न्स की। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंसेक्यूटिव टर्न्स की। तो कंसेक्यूटिव टर्न्स में क्या सीन हो जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। कंसेक्यूटिव टर्न्स में आपका लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट। आपने बचपन में शैतानी की होगी कि मोहल्ले में कोई अगर आपके घर में किसी शर्मा जी का एड्रेस पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे मोहल्ले का ही चक्कर लगवा देते हैं। तो करते क्या हैं,
हम बोलते हैं भाई यहाँ से चौक पर जाइएगा, वहाँ जाकर के बाएं मुड़िएगा, फिर बाएं मुड़िएगा, फिर बाएं मुड़िएगा, फिर बाएं मुड़िएगा, तो 4 बार बाएं मुड़ने से हम वापस अपने ही जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने शुरुआत की थी, या हम उसी दिशा में जाना शुरू करते हैं जिस दिशा में हमने जाना शुरू किया था। जिसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ और आपको कहता है कि बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर यानी पहला बायां, फिर दूसरा बायां इधर, तीसरा बायां इधर और चौथा बायां इधर, यानी वापस हम किधर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं जिधर से हमने चलना शुरू किया था। तो लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये 4 लेफ्ट होता है। इन 4 लेफ्ट के अलावा अगर आप 4 बार राइट टर्न लोगे तो अगेन आप वापस इनिशियल दिशा डायरेक्शन यानी आरंभिक दिशा की ओर जाना शुरू कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जाएंगे तो वही कंडीशन आएगा, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे तो भी वही कंडीशन आएगा, और इसी प्रकार लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अगर हम जाते हैं तो जिस दिशा में हमने चलना शुरू किया था उसी दिशा में हम वापस चलना शुरू कर देते हैं, यानी वापस हम इनिशियल डायरेक्शन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये इनिशियल डायरेक्शन कहाँ काम आएगा। तो ये वैसे प्रश्नों में काम आता है जैसे आपने देखा होगा कि CHSL हो गया या MTS हो गया या किसी भी क्लरिकल पोस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हमें आम तौर पर इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने को मिल जाता है जिसमें हम लोग लेफ्ट 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 राइट 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 यानी कंसेक्यूटिव टर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे केवल दिशा पूछा जाता है, दूरी नहीं पूछी जाती। वैसे प्रकार के प्रश्नों में इस तरह के टर्न्स आपके काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पहला बेसिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन विद डिस्टेंस के बेसिक्स की। डायरेक्शन विद डिस्टेंस की बेसिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें खास ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है और वो क्या है उसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है A, उस व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, वो 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर। एक व्यक्ति पॉइंट A से चलना शुरू करता है और 100 मीटर उत्तर दिशा में जाकर के पॉइंट B पर पहुँचता है। अब B से ये बाईं ओर मुड़ करके फिर से 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद पॉइंट C पर पहुँच जाता है और C पर पहुँचने के बाद फिर ये दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है और फाइनली ये पॉइंट D पर पहुँच जाता है। ठीक है, अब जब ऐसा सिचुएशन दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, इस चीज को समझिए। A से हमने चलना शुरू किया और हम कहाँ पहुँच गए? D तक। अब इसमें पहला प्रश्न जो आपसे पूछेगा वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जब हम बात करते हैं यानी कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी हमारी कितनी होगी? इसके लिए आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे कह सकते हो कि जो व्यक्ति चलना शुरू किया था वो पहले 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, तो कुल तय की गई दूरी हमारी कितनी हो गई? 300 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD बराबर कितना? 300 मीटर। समस्या यहाँ नहीं आती, समस्या आती है कहाँ पर? जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें या डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आरंभिक स्थल से दूरी क्या होगी। और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहा जाता है एरियल डिस्टेंस क्या होगा, हवाई दूरी क्या होगी, एरियल डिस्टेंस। ये एरियल डिस्टेंस अभी आपकी परीक्षाओं में नया टर्म जोड़ा गया है। इसका सीधा तात्पर्य ये है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एरियल डिस्टेंस का, यानी आरंभिक स्थल यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं? डेस्टिनेशन D तक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डेस्टिनेशन D तक। डेस्टिनेशन यानी आपका मंजिल हो गया, यानी A से जब हम जाना शुरू कर रहे हैं तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? D तक जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको खास समझने की ज़रूरत है कि जब हम तय की गई दूरी की जब बात की है तो हम 300 मीटर आया, लेकिन न्यूनतम दूरी क्या है? ये वाली दूरी।
तो ये वाली दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर आप डायग्राम इस तरीके से देख लो, यानी ये 100 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर है तो ये भी आपका 100 मीटर होगा, ये 100 तो डी इसको मान लेते हैं पॉइंट ई, ठीक है। ये इमेजिनरी पॉइंट है तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं पॉइंट ई। तो सिंपल सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या एरियल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर आकर के रुकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो ए से डी की दूरी क्या हो सकती है? ए ई, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना। अब ये परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हमें निकालना क्या है? एडी, और एडी ही क्या है? आरंभिक स्थल से हमारे मंजिल तक की दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एडी बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर का रूट, यानी 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट, यानी 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 20,000, यानी 100√2 मीटर, है ना। ये हो गया 100√2 मीटर। इसी में आपसे प्रश्न पूछता है कि आरंभिक स्थल से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थल से ये दूरी हमारी कितनी निकल गई? 100√2 मीटर। और 100√2 मीटर के अलावा जब आपसे पूछ रहा है किस दिशा में है, तो ये हमारा आरंभिक स्थल था। आरंभिक स्थल से हम किस दिशा में हैं अगर हम बात करें तो ये कौन सी दिशा है? ये दिशा उत्तर पश्चिम है। किधर है? उत्तर पश्चिम, है ना, नॉर्थ वेस्ट। तो हम बोल सकते हैं 100√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी का दूरी क्या हो जाएगा? एक सेकेंड देखिए, यहां पर आपका 100 स्क्वायर, और ये 100 स्क्वायर तो नहीं है ना, ये 100 100 200 है, तो इसको 200 कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बदल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, देख लीजिए। ये 100 स्क्वायर और 200 स्क्वायर है ना, तो डी तो 200 था, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ये हो गया 40,000, तो 100√5 हो जाएगा ना, 100√5 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 100√5 मीटर नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, इसी प्रकार अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि ए से सी तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ए से सी तक की न्यूनतम दूरी क्या होनी है? ये 100 है, ये 100 है, तो अगेन वही काम करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 100√2 मीटर। इसी प्रकार बी से डी की दूरी निकाली जा सकती है, वही 100 स्क्वायर का रूट, यानी 100√2 मीटर। तो इसी प्रकार से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बेसिक का पार्ट आता है, उसमें आपका आता है डायरेक्शन विद डिग्री एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसी में आता है आपका डायरेक्शन विद डिग्री एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन विद डिग्री एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? डायरेक्शन विद डिग्री एंड डिस्टेंस के अंतर्गत याद रखिएगा कि ये जो हमने डायरेक्शन का एक स्टार बनाया था ना, इसमें क्या होता है ना, ये 360 डिग्री का एक घेरा है। अब 360 डिग्री में हम यहाँ पर नॉर्थ में है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये जो डिग्री होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला बात क्या है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन कहने का मतलब क्या हो गया? दक्षिणावर्त, है ना। दक्षिणावर्त जब हम घूमते हैं यानी इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहिए या दक्षिणावर्त रोटेशन कहिए। और ये आपका होता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को हम कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। तो ये है आपका दक्षिणावर्त और ये दिशा है आपका वामावर्त। अब जब हम लोग डायरेक्शन विद डिग्री एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के उल्टे एंगल्स होते हैं।
तो अगर हम 0 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमना होता है। 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 315 डिग्री हमें एंटी क्लॉक घूमना होता है। 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 270 डिग्री आपको एंटी क्लॉक घूमना होता है। उसी प्रकार 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो 225 डिग्री आपको एंटी क्लॉक घूमना होता है। 180 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 180 डिग्री आपको एंटी क्लॉक घूमना होता है, यानी बात वही पड़ जाता है। और फिर उसके बाद इसी चीज को आप उल्टा भी देख सकते हो, यानी अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं 0 डिग्री तो आपको क्लॉकवाइज की तरह घूमना पड़ेगा 360 डिग्री। उसी प्रकार आप उल्टा पढ़ सकते हो कि 315 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप इधर से घूमो तो इधर से घूमो, आपको अकॉर्डिंगली एंगल को समझ करके घूमना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे के सेक्शन की कि इसमें मूवमेंट कैसे होता है। मान लिया जाए कि यदि अगर हम 100 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं 100 मीटर पूर्व दिशा की ओर। अब यहां तो आप इस दिशा में जा रहे थे, अब आपको क्या कहता है कि 100 मीटर ईस्ट घूमने के बाद 100 मीटर ईस्ट घूमने के बाद आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, किधर घूमना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। तो घड़ी की दिशा में क्या है, ये हम इधर गए, घड़ी की दिशा यानी इधर है ना, इस तरीके से 12 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका इस दिशा में 90 डिग्री हो गया। अब इसका आधा क्या होगा 45 डिग्री, यानी आपको 45 डिग्री घूमना है। अब आप किधर जाओगे, इस दिशा में जाओगे। तो आप वास्तविकता में 100 मीटर पूर्व जाकर के 45 डिग्री घूमते हो तो किस दिशा में जाते हो, आप जाते हो साउथ ईस्ट दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में जाते हो। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए आपसे कहता है कि 100 मीटर उत्तर दिशा में जाकर के 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, ये हम 100 मीटर उत्तर दिशा में गए। अब हम जा तो इधर रहे थे, एंटी क्लॉक कहने का मतलब इधर 12 1 10 9 है ना, 12 11 10 9, तो इधर जाएंगे तो 90 डिग्री तो ये इधर ही हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा दिशा है, ये दिशा पश्चिम दिशा है। कौन सा दिशा है, ये दिशा पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन विद डिग्री में रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं शैडो पोजिशनिंग की। शैडो पोजिशनिंग यानी छाया की प्रति किधर पड़ेगी, है ना, छाया जो है उस व्यक्ति की किधर पड़ेगी। तो छाया के बारे में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन विद शैडो पोजिशनिंग में। चलिए बात करते हैं शैडो पोजिशनिंग की। शैडो पोजिशनिंग के अंतर्गत क्या रहता है, शैडो की अगर हम बात करें, शैडो को कहा जाता है छाया या परछाई। अब ऑब्वियस सी बात है, छाया कब आएगी, या तो सुबह आएगी या तो शाम में आएगी, यानी या तो दोपहर अपराह्न के पहले आएगी या तो अपराह्न के बाद आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है नून के पहले या नून के बाद, क्योंकि नून में तो सन हमारे सर पर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है शैडो हमारे नीचे पता चलेगा नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ 2 केसेस के बारे में जानेंगे, मॉर्निंग केस के बारे में और इवनिंग केस के बारे में, मॉर्निंग और इवनिंग के बारे में। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो लाजमी सी बात है सन जो होगा वो किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। किधर होगा, ईस्ट में। अब अगर 2 लोग मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, या तो इस तरीके से आमने सामने मिल सकते हैं या तो इस तरीके से आमने सामने मिल सकते हैं। अब प्रश्न इसमें आपसे किस प्रकार दिया रहता है कि सोनू जो है वो मोनू के सामने फलाने चौराहे पर मिलता है ना, सोनू जो है वो मोनू के सामने फलाने चौराहे पर मिलता है और सोनू की छाया मोनू के बाईं ओर गिरती है या दाईं ओर गिरती है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ होता है, यानी आप देखोगे तो छाया तो लाजमी सी बात है कि व्यक्ति के इस तरफ ही गिरेगी। अब अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है और व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। उसी प्रकार ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट होगा। तो जब कभी भी छाया अगर आपके दाहिनी ओर या बाईं ओर गिरती है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तियों का मुख जो है
वो या तो साउथ की तरफ होगा या तो नॉर्थ की तरफ होगा। लेकिन अगर छाया आपके सामने गिरती है, इस अगर सूरज इधर, इसकी छाया इधर गिरेगी, इसकी छाया पीछे गिरेगी, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सामने या बिहाइंड, फ्रंट या बिहाइंड, यानी सामने या पीछे। तो अगर सामने गिरने की बात करेंगे तो हम कहेंगे सूरज ईस्ट में था और सन किधर, सूरज अगर ईस्ट में था तो लोग किधर देख रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। कब? जब छाया आपकी सामने या पीछे गिरेगी। तो ऐसे कंडीशंस यानी शेडो वाले केस में हम लोग देखेंगे, बात समझने की जरूरत है कि नॉर्थ या साउथ फेसिंग कब होगा और ईस्ट और वेस्ट फेसिंग कब होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग की, तो इवनिंग में यही बात उल्टा हो जाता है, सन किधर होता है, वेस्ट में, और आदमी किधर हो सकता है, या तो नॉर्थ साउथ देख सकता है, शैडो किधर गिरेगा, लेफ्ट या राइट। तो शैडो अगर लेफ्ट या राइट गिरता है तो आदमी या तो साउथ देख रहा होता है या तो नॉर्थ देख रहा होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, दो लोग अगर आमने सामने हैं, छाया इधर सामने गिर रही है या किसी के पीछे गिर रही है, तो फ्रंट और बिहाइंड अगर दिया हुआ होगा तो याद रखिएगा कि लोग जो है या तो ईस्ट की तरफ देखेंगे या तो वेस्ट की तरफ देखेंगे। तो ये चीज आपको खास समझने की जरूरत होती है शैडो पोजीशनिंग में। तो फिर इसको हम लोग देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चंस में हम लोग इसको किस तरीके से डील आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस में, अच्छा, शैडो पोजीशनिंग में ना बहुत सारे केसेस होते हैं। फेसिंग ईच अदर होता है, आमने सामने फेस करना, एक के पीछे एक, मतलब मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस भाग रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आता है कि एक इधर देख रहा है तो दूसरा उल्टा देख रहा है, मतलब इस तरीके से बैक साइड अपोजिट फेसिंग है। उसके बाद होता है एक पार्क में बैठा हुआ, उसके बगल में बेंच पे उसका दोस्त भी बगल में, उसके बगल में पार्क में बैठा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है सिटिंग बिसाइड ईच अदर, ये 4-5 किस्म के क्वेश्चन आपके शैडो पोजीशनिंग में आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंटल केस की। आपने देखा होगा कि अभी मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो होता क्या है कि जब तूफान आता है तो जो शैडो, मतलब जो डायरेक्शन के जो बोर्ड्स होते हैं ना अलग अलग चौराहों पर, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो रास्ता नहीं जानता है वो गलत दिशा की ओर चला जाता है। मतलब इसमें प्रश्न इस प्रकार से आता है कि राजू वॉज गोइंग टू रामगढ़ बट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही केम टू नो दैट ही वॉज मूविंग टुवर्ड्स जमशेदपुर। यानी वो किसी चौराहे पर उसने गलत सिग्नल देख लिया होगा, यानी गलत डायरेक्शन देख लिया होगा। तो गलत डायरेक्शन क्यों देखा? वो गलत डायरेक्शन इसलिए देखा, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपने दिशा तय नहीं की थी, आपने देखा नहीं था कि वो बोर्ड डैमेज हुआ है या नहीं। तो अगर बोर्ड डैमेज हो जाता है तूफान की वजह, तो उसमें कितना सुधार करना चाहिए, ऐसे वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किसमें? एक्सीडेंटल केस में। उसके बाद आता है लास्ट में आपका कोडेड डायरेक्शन। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो सिंपल कोडेड होता है, एक रिवर्स कोडेड होता है और एक कंडीशनल कोडेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक के मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करके देख लेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बेसिक्स क्या है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट बेस्ड है, और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसको हम लोग टाइप वाइज हर एक टाइप को क्वेश्चंस के साथ डील आउट कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन में हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट वी कुड कम विथ मच मोर गुड वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।